So, students, next third unit is polarization. Polarization में बेसिकली सबसे पहले कि लाइट, कोई भी लाइट, किसी भी लाइट को हम पोलराइज लाइट कब कहेंगे। तो कोई भी लाइट होती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि ये एक ऑर्डिनरी लाइट है, यानी कि लाइट के जो कंपोनेंट है वो हर एक डायरेक्शन में है, एक्स में, वाई में, जेड में, हर एक डायरेक्शन में लाइट के कंपोनेंट है। तो लाइट के कंपोनेंट जो है वो किसी भी दो डायरेक्शन में हम लेंगे। ये में दो डायरेक्शन में लाइट के कंपोनेंट है। एक प्लेन, जो आपका प्लेन ऑफ पेपर है, प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल, और दूसरा जो डॉट से दिखाई दे रहा है ये प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर, यानी कि इस तरह से उसके ऊपर एक तरह से प्लेन जो पेपर है, पेपर पे एक तरह से उसके 90 डिग्री यदि आप इस पे एक कंपोनेंट लो तो ये हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। अब कोई भी नॉर्मल लाइट जो होती है, जैसे हम सोडियम लाइट लेते हैं या फिर आपके घरों में जो साधारण बल्ब की जो लाइट होती है, वो उसमें दोनों तरह के कंपोनेंट होंगे, इसके प्लेन के पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी। और ये जो कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट लेते हैं हम, ये सब के सब जो हमारे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लेते हैं, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हम लेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यों कि कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यदि आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक्स डायरेक्शन में यदि कोई फोटोन यदि आप ट्रैवल कराओ तो फोटोन के वाई डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होंगे और जेड डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होंगे। सपोज करो कि वाई डायरेक्शन में जो है ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है, जेड डायरेक्शन में हमारे मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट है। इट मीन्स कि कोई भी यदि आप कोई भी फोटोन लेके चलते हो, यानी कि फोटोन किसी मीडियम में लाइट या फिर लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल करती है, तो लाइट की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ फोटोन जो है, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये जनरेट होते हैं। यानी कि यदि हम इसको ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस तरफ आया, ये इलेक्ट्रिक एक बार ये इनके प्लस वाई डायरेक्शन में, दूसरी बार माइनस वाई डायरेक्शन में, फिर प्लस वाई डायरेक्शन में, फिर ये माइनस वाई डायरेक्शन में। ठीक इसी तरह से जेड डायरेक्शन में होगा कि जेड प्लस जेड डायरेक्शन में, माइनस जेड डायरेक्शन में, उसके बाद फिर प्लस जेड डायरेक्शन में, अगेन माइनस जेड डायरेक्शन में, अगेन प्लस जेड डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं किसी फोटोन के साथ में। अब हम केवल इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन होती है, यानी कि E इक्वल टू वेक्टर बी डॉट सी। सो ये कि बी मल्टीप्लाई बाई सी। सो जो सी की जो वैल्यू होगी वो हमारी 3 × 10⁸ बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। सो इसके कंपेरिजन में, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत पुअर होती है। यानी कि मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है, ये जो कंपोनेंट हमारे, ये बहुत स्मॉल होंगे। बाकी जितने भी कंपोनेंट होंगे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के होंगे। तो कोई भी हम जो लाइट रे लेके चलते हैं, लाइट रे में सारे कंपोनेंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ही लेके चलेंगे। पूरी पोलराइजेशन में यदि आपको इन फ्यूचर कहीं पे भी पोलराइजेशन का कुछ भी पार्ट मिलता है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही वहाँ पे आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पोलराइज लाइट जो होगी, पोलराइज लाइट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ही आप दिखाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में से अलावा और दूसरी किसी फॉर्म में आप नहीं दिखाओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट हैं ये, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर, ओके, ये कोई भी जो ऑर्डिनरी लाइट है इसके हर डायरेक्शन में आपने कंपोनेंट दिखाएं। और ये सपोज करो कि इसकी जो ये आपके यानी कि प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर यदि हम एक कंपोनेंट लेते हैं, दूसरा प्लेन ऑफ पेपर के जो है पैरेलल कंपोनेंट लेते हैं, तो बाकी जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब का सब एक तरह से ये जो कंपोनेंट है वो इन सभी का रिजल्टेंट है। यानी कि प्लेन ऑफ पेपर के जो कंपोनेंट है उन सब का रिजल्टेंट हमने ये मान लिया। प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर जो है लाइट, उस सब का रिजल्टेंट जो है हमने इस डॉट को, यानी कि
ये एक एरो और एक डॉट, इनसे ही सब सारे कंपोनेंट हम डिफाइन करते हैं। यानी कि हम अब ऑर्डिनरी लाइट को जो लेंगे वो हम इस तरह से लेंगे। अब इसमें क्या होगा, पोलराइज लाइट, यदि आप उन दोनों को यानी कि इसको ये जो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर था और प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल था, दोनों को आप अलग अलग कर देते हो तो वो हमारे इस तरह से होंगे। यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया कि अब लाइट को आपने पोलराइज कर दिया। पोलराइज मीन्स दोनों को आपने सेपरेट कर दिया कि आपने प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल कंपोनेंट अलग निकाल दिए, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपने अलग निकाल दिए। अब चलते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन पे। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में होगा क्या कि कोई भी आपने सपोज करो कि लाइट ली, और लाइट में क्या होगा कि ये सपोज ऑर्डिनरी लाइट है, कोई भी ऑर्डिनरी लाइट, इट मीन्स कि इसमें प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों तरह के कंपोनेंट हैं। अब ये दोनों तरह के कंपोनेंट सपोज करो कि किसी एक ग्लास की सरफेस हमारी कोई है, ये सपोज करो कि ग्लास की सरफेस है। किसी ग्लास की सरफेस पे जाके जैसे ही पढ़ते हैं तो ग्लास की सरफेस पे पढ़ने के बाद ये यानी कि रिफ्लेक्टेड होके जो जाते हैं, सपोज करो कि मैं रिफ्लेक्शन के बाद प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जाते हैं, और इससे जो ट्रांसमिट होते हैं वो होंगे हमारे कौन से, वे प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल कंपोनेंट जो है में हमारे ट्रांसमिट होके जाते हैं। अब ये जो हमारा इसमें ये हर किसी एंगल पे नहीं होता, यानी कि अलग अलग मटेरियल के लिए, ग्लास है या वाटर है या कुछ और लिक्विड है, सभी के लिए ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन जिस पे कि ये लाइट आके पड़ती है, सभी के लिए अलग अलग होता है। जैसे नॉर्मल मीडियम सपोज करो कि हमारा ग्लास है, ये मीडियम हमारा एयर है, दूसरा मीडियम हमारा ग्लास है। जैसे ही कोई भी अनपोलराइज लाइट किसी ग्लास मीडियम से आकर रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट होने पे यदि हम उसे एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे यानी कि एक स्पेसिफिक एंगल पे हम डालते हैं, तो पढ़ने के बाद जो है लाइट का एक कंपोनेंट यानी कि प्लेन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हमारे रिफ्लेक्ट हो जाता है, जबकि प्लेन की जो पैरेलल कंपोनेंट है वो हमारा ट्रांसमिट हो जाता है। यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री के आसपास होना चाहिए। 90 डिग्री का एंगल होगा तो तभी जो है दोनों लाइट रिफ्लेक्टेड भी और ट्रांसमिटेड लाइट भी दोनों ही पोलराइज लाइट होगी। अब सपोज करो कि ये जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है ये डिपेंड करता है हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो कि हमारा जैसे कि इसके लिए ग्लास के लिए होता है 1.5 के नियर अबाउट, तो उस केस में एंगल ऑफ पोलराइजेशन थीटा पी की वैल्यू जो होगी वो हमारी 56 के आसपास होती है। अब सपोज करोगे आप वाटर ले लो, वाटर में क्या होगा कि वाटर में हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो नियर अबाउट 1.33 के आसपास होता है, तो उस केस में ये एंगल घट जाएगा, क्योंकि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू भी वहाँ पे घट जाती है। तो 1.33 के केस में जो थीटा होगा यानी कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन जो होगा वो हमारा नियर अबाउट 53 के आसपास होगा। ये जो फिगर है, इस फिगर से यदि हम इसका यदि हम लिखें म्यू इक्वल टू tan थीटा पी, ये जो होगा इसको हम ब्रूस्टर लॉ इसे बोलते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू tan थीटा एंगल ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि जो पोलराइजेशन का जो भी एंगल होगा उसका इट मीन्स जो हमारा साइन थीटा पी जो है, साइन थीटा पी वो हमारा म्यू के इक्वल होगा। और स्नेल लॉ क्या होता है, स्नेल लॉ होगा हमारा म्यू इक्वल टू साइन थीटा पी डिवाइड बाई साइन थीटा, यानी कि ये जितना भी यहाँ पे ये एंगल होता है इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टिव एंगल होता है हमारा वो हमारा थीटा आर, तो रिफ्लेक्टेड एंगल और जो हमारा जो इंसिडेंट एंगल है दोनों के साइन का आप डिवाइड कर दो तो हमारा स्नेल लॉ होता है। तो म्यू इक्वल टू साइन पी थीटा पी डिवाइड बाय साइन थीटा आर, सो म्यू इक्वल टू tan थीटा पी अकॉर्डिंग टू द ब्रूस्टर, तो tan थीटा पी इक्वल टू साइन थीटा पी डिवाइड बाई साइन थीटा आर। सो ये जो वैल्यू होगी इसकी इट मीन साइन थीटा पी डिवाइड बाई कोस थीटा पी, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा पी डिवाइड बाई साइन थीटा आर। और हमारा जो ये एक तरह से आपकी कि
थीटा पी से थीटा पी कैंसिल हो जाता है, दोनों तरफ से साइन थीटा पी कैंसिल होगा, सो साइन थीटा आर इक्वल टू कोस थीटा पी। और यू कैन से हम इसको यदि इस साइन थीटा आर को यदि कोस में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा आर की जगह कोस 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस, यू कैन से 90 माइनस थीटा आर। सो 90 माइनस थीटा आर इक्वल टू थीटा पी, कोस भी हमारे कैंसिल हुए, सो 90 माइनस थीटा आर इक्वल टू थीटा पी। और यू कैन सी थीटा आर प्लस थीटा पी इक्वल टू 9। इट मीन्स कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन या कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों का जो एडिशन है वो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। सो डेफिनेटली जो बचा हुआ एंगल है वो भी डेफिनेटली 90 डिग्री होना चाहिए। सो इस केस में ये हमारा जो थीटा पी है और ये जो थीटा आर है, दोनों को यदि हम ऐड करें तो दोनों 90 डिग्री का, इट मीन्स जो रिमेनिंग एंगल होगा वो भी हमारा 90 डिग्री का होगा। सो ये जो हमारे थीटा पी प्लस थीटा आर जो हो गए वे हमारे 90 डिग्री में होगा। तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एंगल जो होंगे वे होने चाहिए कितने, वे हमारे 90 डिग्री होने चाहिए। ये हमारा हुआ एक तरह से ये कह लीजिए ब्रूस्टर लॉ।